नमस्कार दोस्तों। मिशन ऑनलाइन एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। साथियों, आज आपके बीच हम सोशल साइंस के हिस्ट्री सब्जेक्ट लेकर के प्रस्तुत हो रहे हैं। आज का क्लास इतिहास के इम्पोर्टेंट पॉइंट्स पर, इम्पोर्टेंट टॉपिक के बीच पर चर्चा होगी। वह टॉपिक है आपका पाषाण काल, सैंधव सभ्यता और वैदिक काल। तीन टॉपिक पर आज विशेष बात करेंगे: पाषाण काल, सैंधव सभ्यता और वैदिक काल। साथियों, आज इस तीन चैप्टर इतिहास के विभिन्न तीन पॉइंट पर लेकर के आज चर्चा करेंगे। साथ ही आज के क्लास में 40 प्रश्नों का अति महत्वपूर्ण 40 प्रश्नों का सीरीज लेकर आए हैं, जिससे आप देख करके आने वाले सक्षमता एग्जाम तथा बीपीएससी का जो 6 to 8, 9, 10, 11, 12 में एग्जाम होने वाली है, उसके लिए अति महत्वपूर्ण है। उस एग्जाम के दृष्टिकोण से आज का क्लास बहुत अति महत्वपूर्ण है। साथियों, आप लोग अपने जिंदगी से, अपने लाइफ से परेशान, मायूस ये होना आज की डेट में बंद कर दें। आपके साथ इसलिए मायूस होना आज की डेट में बंद कर दें, क्योंकि आज आपके साथ आज से अप टू डेट आपको एग्जाम परीक्षा तक यानी टिल नाउ एग्जाम तक मिशन ऑनलाइन एकेडमी आपके साथ रहेगी। विशेष जानकारी के लिए, आपको विशेष जानकारी के लिए क्लास जुड़ने के लिए आप 7992258422 पर संपर्क करें। आप व्हाट्सएप करें या कॉल करेंगे और आपको विशेष क्लास दी जाएगी, लाइव क्लास दी जाएगी, रिकॉर्डेड क्लास मिलेगा और फ्री मटेरियल्स मिलेगी आपको, और टेस्ट सीरीज की व्यवस्था की गई है। तो साथियों, आप लोग यह क्लास बिल्कुल मिस न करें, बिल्कुल शुरू से अंत तक आप देखें। एक एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट आपका है, आपके आने वाले एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। और यदि आपको ये क्लास अच्छा लगेगा तो साथ ही आप लाइक करेंगे, लाइक करना मत भूलेंगे। और अच्छा वीडियो लग रही है, आज की क्लास परफेक्ट आपके लिए है, आपको अच्छा लगता है तो प्यारा सा कमेंट के रूप में आप कमेंट लिखेंगे। और साथ ही जो दोस्तों चैनल पर नया है, प्लीज उसे सब्सक्राइब करना न भूलेंगे और सब्सक्राइब करके आप बेल आइकन को दबाएंगे। साथ ही बार बार मैं कह रहा हूं कि जिंदगी 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 है, और इसे जिस तरीका से आपको निखारना है आपके हाथ में है। इसे कई एग्जाम्पल आपके लोग प्रस्तुत हो चुके हैं, कई लोगों देखते हैं, कई महानों लोगों की आदर्श हम लोग के अंदर छिपी हुई है, उनके बारे में सिर्फ जानते हैं। लेकिन आप उनके आदर्शों को, उस महान व्यक्तियों को 10%, 12% अपने यूज कर लेंगे तो हम लोग का जो लक्ष्य है वो काफ़ी होता है। तो मैं दो शब्द उन आपके लिए तथा महान विभूतियों को याद करके बोलना चाहता हूँ। कहता मायूस मत होना जिंदगी से, मायूस मत होना जिंदगी से, किसी भी वक्त तेरा नाम बन सकता है, किसी भी वक्त तेरा नाम बन सकता है। अगर दिल में है आग और हौसले हो बुलंद तो अखबार बेचने वाला भी कलाम बन सकता है। मेरे साथियों, आप उस महान पुरुषों को याद करेंगे, उनके जीवन को याद करेंगे और अपने पे उतारने की कोशिश करेंगे, और मेरा लाइफ, हम लोग का लाइफ जो चाहते हैं वह बन सकता है। लेकिन दिल में आग और हौसला क्या होना चाहिए? बुलंद होना चाहिए। तो चलते हैं साथी आज के क्लास की ओर, इतिहास के चैप्टर में आपको इतिहास के चैप्टर में तीन टॉपिक लेकर आए हैं। तीन: पाषाण काल, सैंधव सभ्यता और वैदिक काल। पाषाण काल आज में बात करेंगे। पाषाण काल, सैंधव सभ्यता, और वैदिक काल, वैदिक काल के बारे में
आज 3 टॉपिक के बारे में बात करेंगे। आप बिल्कुल ध्यान देखिएगा, कितना इम्पोर्टेंट आज की क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण है, इम्पोर्टेंट है। तो आज पहला क्वेश्चन की ओर साथी चलते हैं। पहला क्वेश्चन की ओर चलिए। पहला क्वेश्चन देखिए, कहता है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। कहता है जो सूची 1 है उसको 2 से मिलाइए और इसको मिलाने के साथ साथ आप इसको अच्छी ढंग से याद कर लेंगे। अच्छी ढंग से आप याद कर लेंगे, अच्छी ढंग से आप इसको क्या करना है, याद करना है। तो अच्छी ढंग से इसको आप याद करेंगे। सूची 1 को सूची 2 से क्या करना है, मिलान करना है। नीचे ऑप्शन होना चाहिए, ऑप्शन चलिए नहीं है, कोई बात नहीं है। सूची 1 से सूची 2 क्या करना है, मिलान करना है आपको। तो कहता है पूरा पाषाण काल का समय बताना है। पूरा पाषाण काल का समय बताना है। मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल और उत्तर पाषाण काल। तो पूरा पाषाण काल, तो आप देखेंगे पूरा पाषाण काल लगभग 20 लाख ईस्वी पूर्व से 9000 ईस्वी पूर्व के समय को क्या बोलते हैं, पूरा पाषाण काल। क्या बोलते हैं, 20 लाख ईस्वी पूर्व से 9000 ईस्वी पूर्व के समय को क्या बोलते हैं, पूरा पाषाण काल। क्या बोलते हैं, पूरा पाषाण काल। अब मध्य पाषाण काल, मध्य पाषाण काल क्या हो गया, ये हो जाएगी 9000 ईस्वी पूर्व से 4000 ईस्वी पूर्व। 9000 ईस्वी पूर्व से 4000 ईस्वी पूर्व की बात क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये मध्य पाषाण काल। और नव पाषाण काल क्या हो जाएगा, 6000 ईस्वी पूर्व से लेकर के 2000 ईस्वी पूर्व, 2000 ईस्वी पूर्व। और उत्तर पाषाण काल क्या होगा, 2000 ईस्वी पूर्व से लेकर के प्रथम शताब्दी ईस्वी पूर्व तक। आप इस पॉइंट को याद कर लेंगे। क्या कहता है, पूरा पाषाण काल का समय क्या है, 20 लाख ईस्वी पूर्व से 9000 ईस्वी पूर्व का। मध्य पाषाण काल क्या है, 9000 ईस्वी पूर्व से 4000 ईस्वी पूर्व का समय और मध्य पाषाण काल। और नव पाषाण काल क्या है, 6000 ईस्वी पूर्व से 2000 ईस्वी पूर्व तक। और उत्तर पाषाण काल क्या आपका है, उत्तर नव पाषाण काल क्या है, 2000 ईस्वी पूर्व से प्रथम शताब्दी ईस्वी तक। तो आप इसको याद कर लेंगे। यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आज हम इतिहास का बिल्कुल शुरू से चालू किए हैं और यह इतिहास और आधुनिक, ये प्राचीन इतिहास, तो फिर मध्यकालीन पर आएंगे और उसके बाद आधुनिक इतिहास के बारे में चर्चा करेंगे। एक एक पॉइंट जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसके बारे में हमेशा चर्चा करते रहेंगे। आप बिल्कुल ध्यान देखेंगे। तो आगे क्वेश्चन आपका है, अगला क्वेश्चन आपका है, आगे क्वेश्चन मानव सभ्यता के आरंभिक काल। मानव सभ्यता के आरंभिक काल यानी प्रागैतिहासिक काल, मतलब आरंभिक काल, बिल्कुल जीरो लेवल में काल को 3 भागों में बांटा गया है। निम्नलिखित में से कौन सा काल उन तीनों में से नहीं आता है। तो कौन सा काल उन तीनों में से नहीं आता है, तो अभी आप देखे हैं पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल और महापाषाण काल। तो ये महापाषाण काल नहीं आता है और ये महापाषाण काल नहीं आता है। अब देख लिए थे पूरा पाषाण काल का समय 20 लाख ईस्वी पूर्व से है 9000 ईस्वी तक है। मध्य पाषाण काल है 9000 ईस्वी पूर्व से आपको 6000 ईस्वी पूर्व तक है और मध्य पाषाण काल। और नव पाषाण क्या है, आपको 6000 ईस्वी पूर्व से 2000 ईस्वी पूर्व तक का क्या है, ये समय है, यह समय है। लेकिन आपको महापाषाण काल को इसमें नहीं है। आंसर हो जाएगा आपका महापाषाण काल। आंसर हो जाएगा आपका महापाषाण काल। अब बताए निम्नलिखित पर विचार कीजिए। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। क्या कहता है, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल, उपयुक्त में से किन काल के औजारों को माइक्रोलिथ अथवा लघु पाषाण कहते हैं। किन किन काल को, केवल 1, केवल 3, केवल 2, 1, 2, 3। कहता निम्नलिखित पर विचार कीजिए। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। कहता इसमें उपयुक्त में से किन किन काल को क्या कहते हैं, काल को माइक्रोलिथ लघु अथवा लघु पाषाण कहते हैं। माइक्रोलिथ अथवा लघु पाषाण कहते हैं।
जिस समय में आपको क्या हो गया, हड्डियां और लकड़ी के औजार, हड्डी का लकड़ी के औजार अर्थात हंसिया आरी, हड्डी हड्डी क्या है, हड्डी हड्डी और लकड़ी 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 का औजार, लकड़ी का औजार, लकड़ी का औजार, लकड़ी का औजार। जैसे क्या बनाते हैं, आरी बनाता था, आरी 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 बनता था, आरी बनाना है, और हंसुआ बनाना है, हंसिया बनाना है। ये सब का काम जो करने वाला, एक काम करने वाला क्या है, ये काम करने वाला इसको क्या कहते थे, माइक्रोनित औजार का लघु पाषाण काल किसको कहता है। ये जब जिस टाइम बनता था उसे कब क्या कहता है, तो इसमें कौन काल बनता है, तो ये मध्य पाषाण काल में, मीसोलिथिक एज में, मध्य पाषाण काल में। ये सब कब बना, तो मध्य पाषाण काल में, तो मध्य पाषाण काल में, मध्य पाषाण काल में। आपको पता है सबसे पहले मानव सहृदय सहर्ष प्रणाली जो पाक मानव होमोसेपियंस से प्रजातीय रूप से भिन्न था, उससे समानता जाना जाता है, उससे समानता जाना जाता है होमिनिड के रूप में, पिथेकेंथ्रोपस के रूप में, सिनेथ्रोपस के रूप में, योथम्पस के रूप में। कहता है सबसे पहले मानव जो है, सबसे पहले मानव सदृश है, सबसे पहले मानव सदृश प्राणी के रूप में जाना जाता है, जिसको क्या बोलते हैं, उसको क्या बोलते उसको पिंथेकेंथ्रोपस बोलते हैं, जो सीधी चलने वाली थी, पिथेकेंथ्रोपस के रूप में जाना जाता था। किसे जाता, मतलब सदृश प्रणाली, सदृश जो देखा जा सकता है, वो कौन था, सीधे चलने वाला मानव, जिसको कपी मानव भी कहते हैं, सीधे चलने वाला मानव जिसको कपी मानव भी कहते हैं। क्या कहते हैं, कपी मानव भी कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी। कहता भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है, गुफाओं के शैल चित्र के लिए, खनिज के लिए, बौद्ध प्रतिमाएं के लिए, और सोन नदी का उद्गम के लिए। भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है, तो किसके लिए प्रसिद्ध है भीमबेटका, तो जानते हैं भीमबेटका जो दक्षिण पश्चिम जिले के दक्षिण पूर्व में जो है भीमबेटका। सबसे पहले आप जान लीजिए, सबसे पहले गुफाओं के शैल चित्रों के लिए प्रसिद्ध है, गुफाओं के शैल चित्रों के लिए ये प्रसिद्ध है। यह जो भोपाल मध्य प्रदेश में है, एमपी का राजधानी क्या है, भोपाल, एमपी की राजधानी क्या है, भोपाल। भोपाल से 45 किलोमीटर, दूरी पर भोपाल से 45 किलोमीटर दूरी पर रायसेन जिला है, वहीं पर ये क्या है, रायसेन जिला है, वहीं पर भीमबेटका, रायसेन जिला में ही भीमबेटका का क्या है, गुफाओं का शैल चित्र का लिए प्रसिद्ध है। यह भीमबेटका कहाँ है, रायसेन जिला में, और जो भोपाल से 45 किलोमीटर की दूरी पर है, और भोपाल कहाँ है, भोपाल मध्य प्रदेश में है, भीमबेटका वहीं पर है, भोपाल मध्य प्रदेश में है, भीमबेटका मध्य प्रदेश में भी है, वर्तमान मध्य प्रदेश में। अब किस स्थल से मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल भी प्राप्त हुआ, किस स्थल पर मानव कंकाल प्राप्त हुआ और कुत्ते का भी कंकाल प्राप्त हुआ। इसका मतलब है कि मानव के साथ कौन था, मानव के साथ क्या था,
कुत्ते भी था, कुत्ते भी था, तो कुत्ते भी था, तो कुत्ते भी था, तुम किस जगह पर दोनों का कंकाल प्राप्त हुआ? कहता है ब्रह्मगिरी, ब्रुज होम, चिरांद और मॉस्की, चिरांद और मॉस्की। तो बुर्ज होम में मानव कंकाल, बुर्ज होम में मानव कंकाल, मानव कंकाल और कुत्ते का कंकाल, और कुत्ते का कंकाल दोनों प्राप्त हुआ, और कुत्ते का कंकाल, कुत्ते का कंकाल दोनों प्राप्त हुआ किस जगह पर? ब्रुज होम पर। कहां पर? बुर्ज होम पर, बुर्ज होम पर दोनों का कंकाल प्राप्त हुआ, दोनों का कंकाल प्राप्त हुआ। अब कहता है नवदा टोली का उत्खनन किसने किया था? नवदा टोली का उत्खनन किसने किया था? डी के वाजपेयी ने, पी एस वाकरकर ने, एस डी संकलिया ने, मार्टिमर व्हीलर ने। कहता है थी नवदा टोली का किसने किसने क्या किया? किसने उत्खनन किया? तो किसने उत्खनन किया? नवदा टोली का किसने उत्खनन किया? तो नवदा टोली का उत्खनन एस डी संकलिया ने, एस डी संकलिया ने किया था। किसने किया? एस डी संकालिया ने। किसने किया? एस डी संकालिया ने किया। क्या किया था? और जो इंदौर के दक्षिण की ओर, जो इंदौर के दक्षिण की ओर 60 मील दूरी पर, दक्षिण की ओर 60 मील दूरी पर मालवा संस्कृति है। जो इंदौर में, कहां पर है? इंदौर में। जो इंदौर के 60 मील की दूरी पर, 60 मील की दूरी पर, 60 मील की दूरी पर क्या है? दूरी पर 60 मील की दूरी पर आपको क्या कहता है? नवदा टोली का उत्खनन किसने किया? तो आप जान दिए, एस डी संकालिया ने, एस डी संकालिया ने किया था। वो कहाँ था? कि इंदौर के 60 मील की दूरी पर मालवा संस्कृति वहां पर है। मालवा संस्कृति के अनुसार, मालवा संस्कृति के मालवा संस्कृति से संबंधित था, जिसको ताम्रपाषाणिक स्थल भी कहा जाता है। ताम्रपाषाणिक स्थल भी कहा जाता है। ताम्रपाषाण स्थल भी कहा जाता है। अब स्थल भी कहा जाता है। अब ताम्रपाषाण काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों के घर में फर्श के नीचे रखकर किस प्रकार दफनाते थे? उत्तर से दक्षिण की ओर, पूर्व से पश्चिम की ओर, दक्षिण से उत्तर की ओर और पश्चिम से पूर्व को। कहता है ताम्रपाषाण काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों को अर्थात सबको कैसे दफनाते थे? तो कैसे दफनाते थे? तो आप जान लीजिए, महाराष्ट्र के लोग जो है मृतकों अपने घर में, अपने घर के फर्श पर ही दफनाते थे। और तो कैसे दफनाते थे? तो उत्तर से दक्षिण की ओर, पूर्व से पश्चिम की ओर, उत्तर से दक्षिण की ओर और पूर्व से पश्चिम की ओर, दक्षिण से उत्तर की ओर, पश्चिम से पूर्व की ओर। यानी उसका सर जो होता है उत्तर दिशा में और दक्षिण दिशा में पैर होता था। वो अपने घर के फर्श पर, अपने घर के फर्श के नीचे ही उत्तर पश्चिम से दक्षिण की ओर दफनाते थे। और उसके ऊपर क्या करते थे? जब दफना जाते थे तो उस मिट्टी के मट का आदि हंडियां और तांबे की वस्तु उस पर रख देते थे। उस पर क्या करते थे? मिट्टी के हंडियां या तांबे के वस्तु उस पर दफना करके उस पर रख दिया करते थे, उसको उस पर रख दिया करते थे। तो कैसे दफनाते थे? उत्तर से दक्षिण की ओर। किसे चालकोलिथ युग भी कहा जाता है? किसे चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है? पूरा पाषाणिक को, नवपाषाणिक को, ताम्रपाषाणिक को, लौह को। चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है। किसे कहा जाता है?
तो ये आप जान लीजिए ताम्रपाषाण युग को किसे कहा जाता है, ताम्रपाषाण युग को, ताम्रपाषाण युग को कहा जाता है, ताम्रपाषाण युग को। कहता है गैरिक मृदांड पात्र ओसीपी का नामांकन हुआ था, कहाँ हुआ था, हस्तिनापुर में, अहिच्छत्र में, नोह में, लाल किला में। कहता है गैरिक मृद्भांड का पात्र गदा ओसीपी का नामांकन कहाँ हुआ था, तो नामांकन कहाँ हुआ था, तो वह कहाँ हुआ था, ये हस्तिनापुर में। कहाँ हुआ था, तो हस्तिनापुर में। आंसर आपका क्या होगा, ए अर्थ हस्तिनापुर में। कहता है उस स्थल का नाम बताइए जो वर्तमान में बलूचिस्तान में स्थित है, उस स्थल का नाम बताइए जो अभी बलूचिस्तान में है, अर्थात बलूचिस्तान कहाँ है, पाकिस्तान में। तो बुर्जहोम, कोल्डिहबा, मेहरगढ़ और लोथल। कहता है उस स्थल का नाम बताइए जो वर्तमान में कहाँ है, पाकिस्तान में है। तो पाकिस्तान में है, बलूचिस्तान कहाँ है, पाकिस्तान में। तो पाकिस्तान में कौन है, मेहरगढ़। पाकिस्तान के बलूचिस्तान, पाकिस्तान के बलूचिस्तान तो क्या है, ये क्या है, मेहरगढ़। क्या है, मेहरगढ़। ऑप्शन क्या होगा, सी। ऑप्शन क्या होगा, सी। ऑप्शन सी होगा, ऑप्शन सी। अब कहता है सिंधु सभ्यता किससे संबंधित है, सिंधु सभ्यता प्रागैतिहासिक युग से, ऐतिहासिक युग से, अर्ध ऐतिहासिक युग से, उत्तर ऐतिहासिक युग से सिंधु सभ्यता के बारे में बात करता है। तो सिंधु सभ्यता अब आगे सैंधव सभ्यता की ओर, अब आगे सैंधव सभ्यता की ओर, अब क्या आगे, सैंधव सभ्यता की ओर। तो सिंधु सभ्यता किससे संबंधित है, तो सिंधु सभ्यता आप जान लीजिए 2500 ईस्वी पूर्व से 1500 ईस्वी पूर्व तक सिंधु सभ्यता, सभ्यता क्या था, 2500 ईस्वी पूर्व से, 2500 ईस्वी पूर्व से कब तक कहा जाता है, 1500 ईस्वी पूर्व तक कहा जाता है, 1500 ईस्वी पूर्व तक कहा जाता है। सिंधु सभ्यता कब से कब है, 2500 ईस्वी से 1500 ईस्वी पूर्व तक कहा जाता है। और ये कौन युग था, कांस्य युग था। ये क्या, कौन सा युग था, कांस्य युग था। ये कौन सा युग था, कांस्य युग था। इस युग को क्या बोलते हैं, कांस्य युग बोलते हैं। और सिंधु सभ्यता कौन से, किससे संबंधित है, किससे संबंधित है, सिंधु सभ्यता किससे संबंधित है, तो अर्ध ऐतिहासिक से, अर्ध ऐतिहासिक युग से। तो सिंधु सभ्यता किससे संबंधित है, अर्ध ऐतिहासिक युग से। तो सिंधु सभ्यता 2500 ईस्वी पूर्व से 1500 ईस्वी पूर्व तक कहता है। और इसको क्या बोलते हैं, कांस्य युग भी कहते हैं, कांस्य युग भी कहते हैं सिंधु सभ्यता को। अब कहता है कौन अधिक सुमेलित नहीं है, अब डायरेक्ट बताइए। कहता है कि यह हड़प्पा दयाराम साहनी, लोथल आर.एस. राव, सूत कोटदा जे.पी. जोशी, धौलावीरा बी.के. थापर। ये ऑप्शन आपको दिया है, ये आप ऑप्शन दिया है। तो कहता है कौन सा क्या है, कौन सा ये आपको सुमेलित नहीं है, कौन सा आपको सुमेलित नहीं है, आपको बताना है। तो कौन सा सुमेलित नहीं है, तो क्या है, हड़प्पा दयाराम साहनी बिल्कुल सही है, लोथल एस.आर. राव भी सही है, सुदगोटा जे.पी. जोशी सही है। और क्या है, बी, ये क्या है, धौलावीरा जो है, धौलावीरा का ये बी.के. थापर नहीं है, धौलावीरा बी.के. थापर नहीं है, यह जगपीत जोशी का है, यह जगपीत जोशी।
इसको किसने खोज किया था? तो जगपीत जोशी का। इसे किसने खोज किया? धौलावीरा का जगपीत जोशी ने खोज किया था। तो बी के थापर आपका आंसर नहीं होगा, तो ये आंसर क्या हो गया? गलत। तो कौन सुमेलित नहीं है? तो धौलावीरा का बी के थापर सुमेलित नहीं है। इसलिए सुमेलित नहीं है, इसका खोज जगपीत जोशी ने किया था, इसका खोज जगदीप जोशी ने किया था। तो अगला आंसर, अगला क्वेश्चन होगा, सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है? तो वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है, ये जो है, ये जो 14 आपका नहीं है, वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है। तो कहता है सिंधु घाटी का कौन सा स्थल वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है? तो वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है, तो कौन सा होगा? तो कौन सा होगा? तो कौन सा आपका स्थित है? तो ऑप्शन दिया है कालीबंगा, ऑप्शन दिया है कालीबंगा, लोथल, हड़प्पा और आलमगीरपुर। तो कौन सा स्थल है वर्तमान में, कहाँ है? पाकिस्तान में है। तो पाकिस्तान में है, तो ये क्या है? ये हड़प्पा है, हड़प्पा है। ये क्या है? हड़प्पा। ये पंजाब प्रांत के, कहाँ है? पंजाब प्रांत के। ये क्या है? पंजाब प्रांत के प्रांत में है। ये पंजाब प्रांत के, ये पंजाब प्रांत के मोंटेगोमरी नामक जगह है, मोंटेगोमरी नामक जगह है। वहां पर क्या है? हड़प्पा आपका हड़प्पा आपका सभ्यता है। हड़प्पा सभ्यता वहां पर, सिंधु घाटी की सभ्यता जो है वहां पर हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता का ये हड़प्पा जो है पंजाब प्रांत के मोंटेगेसी जगह पर, वो कहाँ है? पाकिस्तान में। कहाँ है? पाकिस्तान में। जिसकी खोज जो है 1921 में दयाराम साहनी ने किया था। जिसकी खोज किसने किया था? हड़प्पा की खोज 1921 में दयाराम साहनी ने किया था। दयाराम साहनी ने किया था, जिसकी खोज दयाराम साहनी ने 1921 ईस्वी में किया था। 1921 ईस्वी में किया था। अब कहता है मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ी इमारत कौन सी थी? तो विशाल स्नानागार, अन्नागार, बड़ा भवन, सभागार, 2 मंजिला इमारत। मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ी इमारत कौन थी? तो मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ी इमारत कौन थी? तो यह था अन्नागार। ये क्या था? अन्नागार का खोज किसने किया? अन्नागार का खोज रखाल दास बनर्जी ने 1922 ईस्वी में किया था। इसका खोज किसने किया था? तो मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में रखाल दास बनर्जी रखाल दास बनर्जी ने रखाल दास बनर्जी ने 1922 ईस्वी में मोहनजोदड़ो के खुदाई किया था। और इनके डायरेक्शन में यही खोज उसमें की, इनके डायरेक्शन में ही होता। और यह जो मोहनजोदड़ो का जो अर्थ है, मोहनजोदड़ो का अर्थ है इसका शाब्दिक अर्थ है मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ है, मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या है? मृतकों का टीला। मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या है? मृतकों का टीला।
और आपको ये सबसे बड़ा स्नानागार जो है, ये अन्नागार जहाँ मतलब अन्न का भंडारण किया जाता था, इसका इसका लगभग इसका जो है 45.71 मीटर 45.71 मीटर लंबा था, और 22.800 मीटर उसका ऊंचाई था। 45.76 मीटर क्या था, ये लंबी थी 45.76 मीटर ये लंबी थी, और ये लंबी थी 22.86 मीटर ये क्या थी, चौड़ी थी। 22.86 मीटर क्या था, ये चौड़ी थी। यह क्या थी, चौड़ी थी। क्या, ये अन्नागार जो है मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ी इमारत कौन थी, अन्नागार थी, जिसकी लंबाई 45.76 मीटर लंबाई थी, और 22.86 मीटर चौड़ाई थी, और जिसकी मोहनजोदड़ो का जो खुदाई करना कौन किया था, 1922 में रखाल दास बनर्जी के निर्देशन में भी खुदाई हुआ था। और मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या है, मृतकों का टीला। तो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, बिल्कुल इसको आप ध्यान रखिएगा। इस सब क्वेश्चन ये इसमें विभिन्न टाइप की क्वेश्चन पूछा जाता है। अब सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है, क्या है, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल और उपयुक्त में से कोई नहीं। अब सिंधु घाटी की सभ्यता जो हड़प्पा कहाँ था, पंजाब में है। हड़प्पा कहाँ है, पंजाब में है। और आपको पूछा जाता है कि सिंधु घाटी की कौन सी सभ्यता जो भारत में है, भारत में है, ये कौन सी सभ्यता कहाँ है, तो ये कौन है, लोथल कहाँ है, गुजरात में। लोथल कहाँ है, गुजरात में। लोथल कहाँ है, गुजरात। और गुजरात कहाँ है, भारत में। गुजरात कहाँ है, भारत में। जिसकी खुदाई जो है 1954-55 में रंगनाथ राव ने किया था। जिसकी खुदाई 1954-55 में रंगनाथ राव ने किया था। कब किया था, 1954-55 में। सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है, तो आपका क्या आंसर होगा, लोथल होगा। क्या होगा, लोथल होता। लोथल कहाँ है, गुजरात में है। लोथल कहाँ है, गुजरात में है। जिसकी जो है खुदाई किसने किया था, रंगनाथ राव ने किया था 1954-55 में। 1954-55 में किया था। और यहीं पर जो है, और हाथी दांत का पैमाना यहीं पर प्राप्त हुआ था। यहाँ पर क्या हुआ था, हाथी दांत का पैमाना प्राप्त हुआ था। हाथी दांत का पैमाना प्राप्त हुआ था। कहां पर, लोथल में। बिल्कुल याद रखेंगे, यहां पर क्या मिला था, हाथी दांत का पैमाना प्राप्त हुआ था। कहां पर, लोथल में। जो सिंधु सभ्यता का लोथल भारत के गुजरात में है। अब सिंधु सभ्यता की प्रमुख विशेषता थी प्रकृति की शक्तियों की पूजा, व्यवस्थित शहरी जीवन, ग्रामीण खेती, जाति आधारित समाज। कहते हैं सिंधु घाटी की प्रमुख विशेषता थी। सिंधु घाटी की प्रमुख विशेषता क्या थी, व्यवस्थित शहरी जीवन। क्या थी, व्यवस्थित शहरी जीवन। इसमें पानी बहाव का समुचित व्यवस्था था। सड़कें एक दूसरे को क्या करती थी, समकोण पर काटती थी। सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। और इसमें नहर की व्यवस्था बहुत ही उत्कृष्ट थी। तो यह क्या, व्यवस्थित शहरी जीवन। क्या था, व्यवस्थित शहरी जीवन। अब कहता है हड़प्पा कालीन स्थल रंगपुर किस राज्य में स्थित है। हड़प्पा कालीन स्थल रंगपुर किस राज्य में स्थित है, पंजाब में, पूर्वी उत्तर प्रदेश में,
गुजरात में, राजस्थान में। हड़प्पा कालीन स्थल रंगपुर, हड़प्पा कालीन स्थल रंगपुर कहाँ है? हड़प्पा कालीन स्थल क्या है? रंगपुर कहाँ स्थित है? तो आप अभी जाने हैं कि हड़प्पा कालीन रंगपुर सिंधु घाटी सभ्यता का एक लोथल जो है कहाँ है? इंडिया में है। तो इंडिया में कहाँ है? गुजरात में। तो रंगपुर भी क्या है? गुजरात में है। और गुजरात के कठियावाड़ जिले के सुखभादर, कठियावाड़ जिले के, तो गुजरात के गुजरात लोथल भी कहाँ है? गुजरात में। रंगपुर भी क्या है? गुजरात में। तो गुजरात के काठियावाड़ जिले के, काठियावाड़ जिला में है, काठियावाड़ जिला में है। और काठियावाड़ जिला में है। इसकी जगह का नाम है सुखभादर, सुखभादर। इसकी जगह कहाँ है? सुखभादर, सुखभादर, सुखभादर जिले, कठियावाड़ जिले का सुखभादर जगह पर क्या है? यह हड़प्पा कालीन का रंगपुर किस राज्य में स्थित है? तो क्या है? गुजरात में है। गुजरात के कठियावाड़ जिला के सुखभादर जगह पर क्या है? रंगपुर, रंगपुर है। यह क्या है? रंगपुर है। और यहाँ पर जब लोथल का खोज या लोथल का मतलब खुदाई किसने किया था? खुदाई किसने किया? रंगनाथ राव ने। जब यहाँ पर भी खुदाई किया था, यहाँ पर कच्ची ईंट मिला था और धान की भूसी मिली थी। कच्ची ईंट, यहाँ पर क्या मिला था? कच्ची ईंट, कच्ची ईंट मिला था और धान की भूसी मिली थी। और धान की भूसी मिली थी, धान की भूसी मिली थी। बिल्कुल आप लोग ध्यान रखेंगे, एक एक चीज को ध्यान रखेंगे, यह क्या चीज है, यह कैसे कैसे सिर्फ ऊपर ऊपर आपको आज की हिस्ट्री के अंदर ये बहुत डीप तक है आपका। सिंधु घाटी के लोगों किसकी पूजा करते थे? पशुपति की, इंद्र और वरुण की, ब्रह्मा की, विष्णु की। सिंधु घाटी के लोग किसकी पूजा करते थे? सिंधु घाटी के लोग किसकी पूजा करते थे? तो सिंधु घाटी के लोग क्या करते थे? मातृदेवी की पूजा करते थे, रुद्र देवता की पूजा करते थे और पशुपति का भी पूजा करते थे। तो क्या करते थे? पशुपति, मातृदेवी। सिंधु घाटी के लोग क्या करते थे? मातृदेवी का पूजा करते थे और पशुपति का पूजा करते थे, पशुपति का पूजा करते थे और पशुओं का भी पूजा करते थे। और किसका पूजा करते थे? पशुओं का ही पूजा करते थे और रुद्र देवता की पूजा करते थे। किसको करते थे? रुद्र देवता का भी पूजा करते थे, रुद्र देवता का भी पूजा करते थे, पशु का पूजा करते थे। तो आप ये क्या कर सकते हैं? तो ये कहता है कि सिंधु घाटी लोग किसकी पूजा करते थे? मातृदेवी की पूजा करते थे, पशुपति की पूजा करते थे, रुद्र देवता की पूजा करते थे और पशु पूजा भी करते थे, और पशु पूजा भी करते थे। तो पशु पूजा भी करते थे। तो आपका ऑप्शन में सिर्फ यहाँ पशुपति है, इसलिए आप आंसर क्या लिखेंगे? पशुपति। यदि आपको मातृदेवी लिखा होगा, पशुपति लिखा होगा, रुद्र देवता लिखा होगा और पशु पूजा लिखेगा, तो आप ऑप्शन को विशेष स्थिति में देखते हुए यदि कौन ऑप्शन क्या कहता है उस पर आप आंसर लगाएंगे, उस पर आप आंसर लगाएंगे। अब आपका 20 क्वेश्चन है, 20 नंबर क्वेश्चन है, भारत में चांदी की उपलब्धता प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं। भारत में हड़प्पा संस्कृति में, पश्चिमी भारत की ताम्रपाषाण संस्कृति में, वैदिक संहिताओं में, चांदी के आहत सिक्कों में। कहता है भारत में चांदी की उपलब्धता प्राचीनतम साक्ष्य है। भारत में चांदी की उपलब्धता कहाँ है? प्राचीनतम साक्ष्य क्या है? कि हड़प्पा संस्कृति में, हड़प्पा संस्कृति में आपका है। कहाँ है? हड़प्पा संस्कृति में, हड़प्पा संस्कृति में। कहता हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? तांबा का, चांदी का, स्वर्ण का और लोहा का। हड़प्पा कालीन में किस धातु क्या है? किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई? तो क्या है इसका? लोहा का। हड़प्पा कालीन में लोहा धातु की प्राप्ति
नहीं हुई। हड़प्पा में काल में लोहा आपको नहीं मिला, किसी भी खुदाई में लोहा धातु का खोज नहीं हो पाया, नहीं मिल पाया। भारत का सबसे बड़ा हड़प्पा पुरा स्थल क्या है? भारत का सबसे बड़ा आलमगीरपुर, लोथल, कालीबंगा और राखी गढ़ी। भारत का सबसे बड़ा हड़प्पा पुरा स्थल कहाँ है? तो कहाँ? राखी गढ़ी। कहाँ है? राखी गढ़ी। आपका आंसर क्या होगा? राखी गढ़ी। अब 23वां क्वेश्चन है, सिंधु घाटी की लोग की एक महत्वपूर्ण रचना किसकी मूर्ति थी? एक महत्वपूर्ण रचना किसकी मूर्ति थी? नटराज की, नृत्य करती हुई नर्तकी की, बुद्ध की और नरसिम्हा की। सिंधु घाटी में एक मूर्ति था जो बहुत ही महत्वपूर्ण था। वह किसकी थी? रचना थी तो किसकी थी? तो नृत्य करती हुई नर्तकी का। नृत्य करती हुई नर्तकी का। किसकी मूर्ति थी? तो नृत्य करती हुई नर्तकी का। कहता है सैंधव सभ्यता का महान स्नानागार कहां से प्राप्त हुआ? सैंधव सभ्यता अर्थात सिंधु सभ्यता का तो मोहनजोदड़ो से, हड़प्पा से, लोथल से, कालीबंगा से। तो सबसे बड़ा महान स्नानागार कहां से मिला था? तो स्नानागार कहां से मिला था? तो लोथल से। तो कहां से मिला था? लोथल से ही। अन्नागार भी मिला था और स्नानागार भी मिला था। मोहनजोदड़ो से। कहाँ मिला था? मोहनजोदड़ो से। अन्नागार भी और स्नानागार भी कहाँ से मिला? मोहनजोदड़ो से। मोहनजोदड़ो से। अब कहता है हड़प्पा के लोग किस वस्तु के उत्पादन में अग्रणी थे? तो उत्पादन में आगे थे। मुद्राएं के, कांस्य के औजार के, कपास के और जौ के। हड़प्पा में किस वस्तु में, किसमें क्या थे? अग्रणी थे, सब ज्यादा होता था। किसमें होता था? तो किसमें होता था? तो ये क्या हो गया आपका? कपास में। किसके, कौन वस्तु में? और हड़प्पा कालीन के लोग जो थे, हड़प्पा कालीन के लोग का व्यापार कृषि पर आधारित था, जो कपास उत्पादन में अग्रणी थे। तो और जैसे चावल गेहूं भी उत्पादन किया करते थे, और जिसके कपास के लिए मिस्र जो संस्कृति है, मेसोपोटामिया, कपास में मिस्र की जो है मेसोपोटामिया जो संस्कृति है जो कपास को क्या बोलते थे? सिंधु बोलते थे। कपास को क्या बोला जाता था? सिंधु बोला जाता था। क्या बोला था? सिंधु बोला जाता था। कपास को वो लोग सिंधु बोलते थे। ये क्या बोला जाता था? सिंधु बोला जाता था। कहता है वेव शब्द का अर्थ है ज्ञान, वेव बुद्धिमत्ता, शक्ति। वेव शब्द का अर्थ है, वेव शब्द नहीं, यहाँ पर वह होगा वेद शब्द। यहाँ पर एक गलत है टाइपिंग। क्या हो गया? वेद। क्या हो गया? वेद शब्द। अब आ जाते हैं हम लोग वैदिक काल में आ जाते हैं। तो कहता है वेद शब्द का अर्थ क्या है? वेद शब्द का अर्थ क्या है? आप जानते हैं कितना वेद है? वेद शब्द का अर्थ क्या है? ज्ञान। आप जानते हैं कितना वेद है? 4 वेद है। जिस सभी वेदों का जो वेद का संकलन करता, वेद का रचयिता, वेदों का रचयिता क्या कौन थे? वेद व्यास। कौन थे? वेद व्यास। वेदों की रचयिता कौन थे? वेद व्यास। और कितने वेद हैं? 4 वेद हैं। कौन कौन? ऋग्वेद। कौन कौन? ऋग्वेद है 2 नंबर में। ऋग्वेद है। और उसके बाद सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद,
यजुर्वेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। अथर्व, अथर्ववेद। ये वेद कितना है? 4 वेद है। ऋग्वेद, सामवेद, ऋग्वेद, सामवेद, 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 यजुर्वेद और अथर्ववेद। अब क्या कहते हैं? अथर्ववेद, अथर्ववेद। अब कहते हैं इन चारों वेदों को, इन चारों वेदों, चारों वेद को मिला दीजिएगा। इन चारों वेदों को मिलने से, इन चारों वेदों को मिलने से, इन चारों में इनको संहिता बोलते हैं। इन चारों वेदों को, इन चारों वेदों को, इन चारों वेदों को मिलाने से क्या बनते हैं? संहिता बनते हैं। ये क्या होता है? ये संहिता होता है। इन चारों वेदों को मिलाने से क्या बनता है? संहिता। इन चारों वेद को मिलाते हैं, इसको क्या बोलते हैं? संहिता बोलते हैं। चारों वेद को एक करने से क्या कहलाते? चारों वेद को संहिता कहते हैं और संहिता कहते हैं। अब अथर्ववेद को, अथर्ववेद को छोड़ करके, अथर्ववेद को छोड़ करके, अथर्ववेद को छोड़ करके 3 वेद बचता है, जो ऋग्वेद, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद। यजुर्वेद उसको बोलते हैं, उसको वेद त्रयी बोलते हैं। ये अथर्ववेद को छोड़ देंगे तो ये 3 वेद है, उस 3 वेद है, इसको बोलेंगे वेद, वेद त्रयी। इसको क्या बोलेंगे? वेद त्रयी। चारों वेद को क्या बोलते हैं? संहिता बोलते हैं। वेदों के रचयिता को वेद व्यास, वेद व्यास है। वेद के रचयिता कौन है? वेद व्यास है। ऋग्वेद है, सामवेद है, यजुर्वेद है और अथर्ववेद है। और चारों को क्या बोलते हैं? चारों वेदों को संहिता बोलते हैं। और अथर्ववेद को छोड़ दीजिए, ये 3 वेद है, उसको वेद यत्री बोलते हैं, वेद त्रयी बोलते हैं, वेद त्रयी बोलते हैं। तो वेद शब्द का अर्थ क्या है? ज्ञान। तो वेद शब्द का अर्थ क्या है? ज्ञान। वेद शब्द का अर्थ क्या है? ज्ञान। अब सबसे प्राचीन वेद कौन है? तो यजुर्वेद, सामवेद, ऋग्वेद और अथर्ववेद। तो सबसे प्राचीन वेद कौन है? ऋग्वेद। सबसे प्राचीन वेद कौन है? ऋग्वेद। और ऋग्वेद में आप जानते हैं, ऋग्वेद में 10 मंडल, 1028 सूक्त और 10,580 ऋचाएं होता है। ऋग्वेद में, ऋग्वेद में 10 मंडल, ऋग्वेद में 10 मंडल, 10 मंडल। ऋग्वेद में कितना है? 10 मंडल है। 1028 सूक्त है। 1028 क्या है? सूक्त। 1028 सूक्त है और 10,580, 10,500 क्या है? ऋचाएं हैं, ऋचाएं हैं। 10,580 क्या है? ऋचाएं हैं, ऋचाएं हैं। अब क्या? ऋग्वेद में मंत्रों को उच्चारण करने वाले ऋषि को, ऋग्वेद में मंत्रों की उच्चारण करने वाले ऋषि को होत्री या होता कहते हैं। ये जो ऋग्वेद में जो मंत्र हैं, मंत्र हैं, मंत्रों को उच्चारण करने वाले, मंत्रों का उच्चारण, उच्चारण, मंत्रों का उच्चारण करने वाले, करने वाले ऋषि को, करने वाले ऋषि को, ऋषि को क्या बोलते हैं? होत्री, होत्री, होत्री या होता बोलते हैं, होत्री या होता बोलते हैं, होत्री या होता बोलते हैं। वेद जो कहता है, वेद के मंत्रों का, मंत्रों को उच्चारण करने वाले ऋषि को होत्री या होता कहते हैं, होत्री या होता कहते हैं। और आप गायत्री मंत्र भी जो गाते हैं, गायत्री मंत्र, गायत्री मंत्र, गायत्री मंत्र जो है, गायत्री मंत्र जो है इसी ऋग्वेद से लिया गया है, इसे ऋग्वेद से लिया, ऋग्वेद से ही लिया गया है, ऋग्वेद से ही लिया गया है। गायत्री मंत्र जो है ऋग्वेद से ही लिया गया है। गायत्री मंत्र कहाँ है? तो ऋग्वेद में भी है। तो कहता है सबसे प्राचीन वेद कौन है? ऋग्वेद है। ऋग्वेद में 10 मंडल है, 1028 सूक्त है, 10,580 ऋचाएं हैं और मंत्रों को उच्चारण करने वाले ऋषि को होत्री या होता कहते हैं। और गायत्री मंत्र ऋग्वेद से ही लिया गया है। आप इसको अच्छा ढंग से देख लेंगे, अच्छा ढंग से इसको रिवीजन करते रहेंगे, बार बार आप देख करके समझ लीजिए। किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है?
यजुर्वेद का, अथर्ववेद का, सामवेद का और उपयुक्त में से कोई नहीं। किसका संकलन जो है ऋग्वेद पर आधारित है, ऋग्वेद पर आधारित है। तो क्या है इसमें, सामवेद। किसमें है इसमें, ये सामवेद। आंसर कौन होगा आपका, आंसर कौन होगा आपका, सामवेद। सामवेद में कुल जो है 1080 छंद है। कुल कितना है, 1080 छंद है। 1080 सामवेद में 1080 छंद है। कितना है, छंद है। और इसमें सिर्फ 75 छंद, 75 छंद को छोड़ करके, 75 छंद को छोड़कर बाकी जितने छंद हैं सब किससे लिया गया है, सब ऋग्वेद से लिया गया है। सब किससे लिया गया है, ऋग्वेद से ही लिया गया है। सब किससे लिया गया है, तो ऋग्वेद से ही लिया गया है। अब 29 क्वेश्चन है, योगा कोई महत्वपूर्ण है, वो योगा कोई महत्वपूर्ण है क्योंकि यह मध्य एशिया एवं तिब्बत के मध्य एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र है। योगा जो है योगा योगा जा कोई आपको ठीक ठाक है, योगा जा कोई योगा है और यहाँ बीच में जो है, अर्थात इसको ओरिजिन है क्या हो गया, योगा ज कोई, ये होगा योगा जो कोई। योगा जो कोई महत्वपूर्ण है क्योंकि यह मध्य एशिया एवं तिब्बत के मध्य एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र है। यहाँ से प्राप्त अभिलेखों में वैदिक देवताओं एवं देवियों के नामों का उल्लेख मिलता है। वेद के मूल ग्रंथों की रचना यहाँ से हुई है, उपयुक्त में से कोई नहीं। कहता योगा जो कोई महत्वपूर्ण है, तो यहाँ पर क्यों महत्वपूर्ण है, तो यहाँ से लिखेंगे, यहाँ से प्राप्त अभिलेखों में वैदिक देवताओं एवं देवियों के नामों का उल्लेख मिलता है, इसलिए योगा जो कोई महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है। 30 नंबर क्वेश्चन है, 30 नंबर आपका क्वेश्चन है, प्राचीन भारत में निष्क नाम से जाने जाते थे कौन, स्वर्ण आभूषण, गाय, तांबे के सिक्के और चांदी के सिक्के। प्राचीन भारत में निष्क नाम से जाने जाते थे। क्या जाने जाते थे, निष्क को क्या होते हैं, स्वर्ण आभूषणों को। किसको, स्वर्ण आभूषणों को। निष्क नाम किसके लिए जाने जाते थे, स्वर्ण आभूषणों के लिए। अब कहता है प्राचीन भारत में निष्क नाम जाने जाते हैं स्वर्ण आभूषणों के लिए, हो गया स्वर्ण आभूषणों के लिए, स्वर्ण आभूषणों के लिए। तो अब इसमें कहता है पुराणों की संख्या कितना है, 16, 18, 19 और 21। पुराणों की संख्या जैसे मत्स्य पुराण हो गया, पुराणों की संख्या कितनी है, पुराणों की संख्या कितनी है, तो पुराणों की जैसे मत्स्य पुराण हो गया आपको, उसके बाद विष्णु पुराण हो गया। तो ये सब संख्या कितनी है, तो कितना है आपका, 18 है। तो पुराणों की संख्या 18 है। तो पुराणों के लिखने वाले कौन थे, लोमहर्ष का पुत्र उग्रसर्वा। रचना किसने किया था, लोमहर्ष ऋषि और उसका पुत्र उग्रसर्वा। लोमहर्ष, इसका रचना पुराणों की रचना किसने किया, लोमहर्ष ऋषि एवं उसका पुत्र उग्रसर्वा उनका पुत्र कौन था, उग्रसर्वा मिलकर के उग्रसर्वा ऐसे भी लिख सकते हैं, उग्रसर्वा ने किया, दोनों मिलकर के पुराणों की रचना किया था। और पुराणों की संख्या कितनी है, 18। पुराणों की संख्या कितनी है, 18। अब कहता है यज्ञ संबंधी विधि
विधानों का ज्ञान होता है ऋग्वेद से, ब्राह्मण ग्रंथ से, सामवेद से, यजुर्वेद से। यज्ञ संबंधी विधि विधानों का ज्ञान कहाँ होता है? यजुर्वेद से। यजुर्वेद से कहाँ होता है? यजुर्वेद से। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। तथा आध्यात्मिक ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद, नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में वर्णित है? तो बृहदारण्य उपनिषद, छांदोग्योपनिषद, केन उपनिषद, कठोपनिषद। कहता है नचिकेता यम का संवाद, नचिकेता और यम का संवाद किस से है? नचिकेता नचिकेता और यम, नचिकेता और यम का संवाद किस ग्रंथ में है? किस ग्रंथ में है? तो क्या है? कठोपनिषद में। किस ग्रंथ में है? तो कठोपनिषद। ऑप्शन डी, ऑप्शन डी में, ऑप्शन डी में। तो अब कहता है पुरुष मेध का उल्लेख किस ग्रंथ में हुआ है? पुरुष मेध का उल्लेख किस ग्रंथ में हुआ? कृष्ण यजुर्वेद में, शुक्ल यजुर्वेद में, शतपथ ब्राह्मण में, पंचविश ब्राह्मण। पुरुष मेध का उल्लेख किस ग्रंथ में हुआ है? किस ग्रंथ में हुआ है? तो क्या हो? किस ग्रंथ में? शतपथ ब्राह्मण में। शतपथ ब्राह्मण में हुआ है। शतपथ ब्राह्मण में हुआ है। अब कहते हैं वैदिक काल में किस पशु को अघन्या माना जा गया है? अघन्या माना गया है बैल को, गाय को, भेड़ को, हाथी को। वैदिक काल में किस पुरुष को, किस पशु को अघन्या माना गया है? अघन्या माना गया है। तो अघन्या, तो यह वैदिक काल में अघन्या माना गया है। तो अघन्या का अर्थात है न मारे जाने योग्य। अघन्या का अर्थात है न मारे जाने, न मारे जाने योग्य, न मारे जाने योग्य, यानी जिसको मारा नहीं जाता है। वो किस पशु को माना गया है? तो अब क्या हो गया? ये गाय। किसको माना गया है? ये किसको माना गया है? गाय को माना गया है। तो गाय को माना गया है, गाय को माना गया है। और गाय का जो है पहले जमाना में, यानी अर्थात इस समय में गाय जिसके पास जितनी होती थी उसको उसी हिसाब से दिखाता है। जो व्यक्ति अमीर होता था, यानी धनी व्यक्ति को गोमत कहा जाता था। धनी को गोमत, धनी जो व्यक्ति था उसको क्या बोलते थे? गोमत। धनी को गोमत कहा जाता है। यानी सब कुछ क्या होता था? गाय से जोड़ा जाता था, गाय से जोड़ा जाता था। जैसे राजा को गोपति, जो राजा होता था तो उसको क्या बोलते थे? गोपति, गोपति, गोपति। और समय को क्या बोलते थे? समय को गोधूली बोलते थे। गोधूली, गोधूली। समय को क्या बोलते थे? गोधूली। यानी हर चीज क्या होता था? गाय पर डिपेंड होता था, गाय पर डिपेंड होता है। और उसी प्रकार जो है, जैसे गाय के बच्चा को बछड़ा बोलते हैं, बछड़ा बोलते हैं उसको, या तो दुहिया बोलते हैं। इसी प्रकार पुत्री को भी क्या बोलते थे? पुत्री को भी क्या बोलते थे? दुहिता। पुत्री को भी क्या बोलते थे? पुत्री जो होता था उसे भी क्या बोलते थे? दुहिता, दुहिता। याद रखेंगे, आप स्क्रीनशॉट भी ले लेंगे। तो कहता है वैदिक काल में किस पशु को अघन्या कहा जाता था? अर्थात न मारे जाने वाला, न मारे जाने योग्य, जो जिसको नहीं मारा जा सकता है उसको क्या बोलते थे? गाय को। और गाय के मतलब अकॉर्डिंग ही सभी लोग को जाना जाता था। जो धनी व्यक्ति है उसको गोमत कहते थे, जो राजा था उसको गोपति कहता था, और समय का, टाइम का गोधूली बुलाता था, और पुत्री को दुहिता बोला जाता था, पुत्री को दुहिता बोला जाता। तो वैदिक काल में गाय क्या था? उसकी पशु में गाय बहुत इंपॉर्टेंट था, महत्वपूर्ण था। किस वैदिक साहित्य में मोक्ष की चर्चा मिलते हैं? मोक्ष की चर्चा मिलते हैं ऋग्वेद में, ब्राह्मण में, परवर्ती संहिता में, उपनिषद में। मोक्ष की चर्चा मिलती है। मोक्ष की अर्थात मोक्ष का शब्द का
जो है मोक्ष शब्द का जो है मोक्ष मतलब हो जाता है, मोक्ष शब्द जो होता है अर्थात जीवन मरण से छुटकारा पाना। मोक्ष शब्द मतलब होता है जीवन मरण से छुटकारा पाना। तो यह जो है किससे लिया गया है, ये उपनिषद में लिया गया है। और किससे लिया गया है, उपनिषद में लिया गया है, उपनिषद में लिया गया है। और उपनिषदों की कुल संख्या कितनी है, 108। 108 उपनिषदों की कुल संख्या कितनी है, ये कहाँ से लिखा गया, उपनिषदों में। और इसकी कुल संख्या 108 है, इसकी कुल संख्या 108 है। अब आए क्वेश्चन कहता है, अब आए क्वेश्चन है सत्यमेव जयते शब्द कहाँ से लिया गया है। सत्यमेव जयते मनुस्मृति से, ऋग्वेद से, भगवद गीता से, मुंडोपनिषद। अब जाते हैं कि सत्यमेव जयते जो है, सत्यमेव जयते भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य है, भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य है, जिसका अर्थ होता है सत्य की ही विजय होती है। सत्यमेव जयते मतलब क्या होता है, सत्य की ही विजय होती है, सत्य की ही विजय होती है, सत्य की ही विजय होती है, होती है, होती है। ये भारत की आदर्श वाक्य है। ये भारत वर्ष का, भारत देश का, भारत देश का क्या है, आदर्श, 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 आदर्श वाक्य है। भारतवर्ष का, भारत देश का आदर्श वाक्य है, जिसका क्या होता है, सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते। तो किससे लिया गया है, मुंडोपनिषद से। सत्यमेव जयते किससे लिया गया, मुंडोपनिषद से। 38 नंबर आज की क्लास का सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है, कहते गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम कहाँ किया गया है। अथर्ववेद में, ऋग्वेद में, सामवेद में, यजुर्वेद में। गोत्र अभी भी आप लोग को जब जानते हैं, शादी ब्याह होता है लोगों को तो कहेगा किस गोत्र के हैं आप, किस गोत्र से हैं, अपने गोत्र का नाम लीजिए। कोई आदमी अत्रि गोत्र कहेगा, कोई आदमी कश्यप गोत्र कहेंगे, कोई आदमी ब्राह्मण गोत्र कहेंगे। अर्थात गोत्र का अर्थ होता है पुत्र के पुत्र से उत्पन्न होने वाली संतान, पुत्र के पुत्र से उत्पन्न होने वाली संतान। गोत्र का अर्थ होता है पुत्र के पुत्र से, पुत्र के पुत्र से उत्पन्न होने वाली, उत्पन्न, उत्पन्न होने वाली, उत्पन्न होने वाली संतान, उत्पन्न होने वाली संतान। अर्थात क्या है, कोई एक व्यक्ति सर्वश्रेष्ठ है, उसी के वंशज चलता आया है, उसी के वंशज चलता आया है, तो और उसी को क्या बोलते हैं, गोत्र। अभी कुल गोत्रों की संख्या वैदिक में, कुल गोत्रों की संख्या, कुल गोत्र जो है, कुल गोत्र की संख्या, कुल गोत्र की संख्या कितना है, 7 है। कुल गोत्र की संख्या कितना है, 7 है। एक कुल गोत्र की संख्या कितनी है, 7 है। तो गोत्र की बात कहाँ से है, ये क्या है, ऋग्वेद में। जैसे गोत्र आपको जैसे बता दें, याद रखिएगा, जैसे गोत्र है कश्यप यानी मुनि थे, वशिष्ठ गोत्र, भृगु गोत्र और गौतम मुनि थे, उनका गोत्र है विश्वामित्र गोत्र और भारद्वाज गोत्र और अत्रि गोत्र। ये 7 प्रकार की गोत्र है। आपको किसी व्यक्ति को जब पूजा पाठ या देवी देवताओं वाली बात ये जब कहेंगे तो गोत्र की बात आता है। तो गोत्र मतलब होता है पुत्र की, पुत्र से उत्पन्न होने वाली संतान। तो गोत्रों की संख्या कितनी है, 7 है। गोत्रों की संख्या कितनी है, 7 है। ये गोत्र शब्द कहाँ प्रयोग किया गया, ऋग्वेद में किया गया है, ऋग्वेद में किया गया। और आज के इसका लास्ट क्वेश्चन है, कहता है ऋग्वेद में कितनी ऋचाएं हैं। ऋग्वेद में 10,580 ऋचाएं हैं। मंडल कितना है, मंडल कितना है, 10 मंडल हैं, ऋचाएं मंडल। और सूक्त कितना है, ये सूक्त कितना है, 1080 है। और ऋचाएं कितना है, ऋचाएं कितना है, ऋचाएं अर्थात ऋचाएं, ऋचाएं कितनी है, तो 10,580 कितना है, 10,580। तो साथियों आज ये 3 टॉपिक आपका पाषाण काल, वैदिक काल
और सिंधु सभ्यता के काल 3 टॉपिक इतिहास के लेकर आए हैं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे, आज की क्लास अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट करेंगे और सब्सक्राइब करना न भूलेंगे और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा देंगे। थैंक यू दोस्तों। आपका ज़िंदगी, आपका मन, आपका उत्साह इसी तरह से बढ़ता रहे और आज का ज़िंदगी की अच्छी मनोकामना करते हैं कि बहुत अच्छा से बीते। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।